हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफर अचीवर चैनल में आपका स्वागत है। इंटर ज्योग्राफी इस सीरीज में हम लोग पिछले क्लासेस में ज्योग्राफिकल प्रोसेस के बारे में देखे थे और उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसी ज्योग्राफिकल प्रोसेस से बनने वाले लैंडफॉर्म को जानेंगे और इन लैंडफॉर्म से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस को करेंगे और जो समझने वाली बातें होंगी उन्हें समझने का भी प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। भू आकृतियां तथा उनका विकास, है ना, कैसे भू आकृति बना और उसका विकास कैसे हुआ। इस टॉपिक को या इस पूरे विषय को शुरू करने से पहले हम दो शब्द भू आकृति और एक भूदृश्य इसके बारे में फिर से याद कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने में इन दो महत्वपूर्ण शब्दों का बहुत महत्व आने वाला है। तो पहला, भू आकृति का सामान्य अर्थ छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को कहा जाता है। जो छोटे से मध्यम आकार के भूखंड होते हैं ना, उनको भू आकृति कहा जाता है। और दूसरा होता है भूदृश्य का सामान्य अर्थ भूतल के विस्तृत भाग से है, जो बहुत सी संबंधित भू आकृतियों से मिलकर बनते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतियों से, और भू आकृतियां प्रमुखतः अपरदन से, जिसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपर्दन के कारक माने जाते हैं। और दूसरा निक्षेपण यानी कि जमाव, डिपोजिशन। ये क्या है? अपर्दित पदार्थों का एक स्थान से विस्थापन होकर एक अन्य आकार के भूखंड के निर्माण को निक्षेपण कहा जाता है। इसे और अच्छे से हम लोग अभी आगे समझेंगे। उससे पहले एक पहला प्रश्न को हम लोग समझने के लिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। एक स्थल रूप विकास की कितनी अवस्थाओं से गुजर सकता है? एक अवस्था से, दो अवस्था से, तीन अवस्था से या चार अवस्था से? तो इसका जो अवस्था होता है वो तीन अवस्था होता है: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। क्या क्या? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा तीन अवस्थाओं से गुजरते हुए एक स्थल रूप का निर्माण या विकास होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं और फिर से याद कर लेते हैं कि माना ये एक पहाड़ है, ऊंचा भूभाग जो पृथ्वी के अंदरूनी हलचलों से उठकर ऊंचा हो गया है ना। और ये एक आकृति बनकर आ रहा है, एक पहाड़, जो बाद में ये एक मैदान बनेगा। कैसे बनेगा भाई, उसको हम लोग देख लेते हैं और आकृतियों को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये रहा सूरज। ये पहाड़ पर क्या होता है कि सूरज के ताप पड़ते हैं। फिर बादल, बादल से होता है बारिश। इसका प्रभाव क्या होता है कि यहां से कुछ कुछ ताप और बारिश से कण को टूटते हैं। कैसे टूटते हैं उसे हम लोग और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। इसमें एक कारक और हवा, जो इस पर्वत को चारों तरफ से टकराता है। इसका परिणाम क्या होता है कि ताप से, वर्षा से, हवा से ये जो पहाड़ का भाग है वो टूटने लगता है। क्या होने लगता है? टूटने लगता है, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। ये अपर्दन के टूटे भाग अब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या नदी के बहाव के कारण या वर्षा जल के कारण क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगता है। कैसे? नदियों से, वर्षा जल से, गुरुत्वाकर्षण से, जिसको कि नाम दे दिया गया ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और इस ट्रांसपोर्टेशन के और आगे बढ़ने से ये एक स्थान पर एक नई आकृति में, भू आकृति में जन्म लेता है। ये एक देखिए मैदान के तौर पर है, इस पर डिपोजिशन हो रहा है, जो यहां से टूट कर ये इस पर पड़ रहा है या बहते हुए यहां से आया है और ये डिपोजिट हो रहा है। देख रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया? डिपोजिशन कहा गया। तो यहां से पर्वत का निर्माण हुआ और ये विभिन्न कारकों से अपर्दित होकर ट्रांसपोर्ट हुआ
किसके सहारे? विभिन्न नदियों, वर्षा जल और गुरुत्वाकर्षण के कारण, और एक आखिर में जो समतल भाग बनकर जमाव से एक मैदान का रूप ले लिया। इस तरीके से एक क्रम अनुक्रमिक तरीके से यहां से यहां तक चला, जिससे अनेक भू आकृतियों का निर्माण हुआ। यही हम लोग का आज मूल विषय है इस चैप्टर में, और इसी से संबंधित हम लोग आगे फिर से छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग अपक्षय यानी कि वेदरिंग को देख चुके हैं। अपर्दन एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है। लेकिन अपक्षय क्या होता है? अपक्षय होता है कि एक स्थान से ये स्थान मान लीजिए है, तो ये स्थान यहीं पर टूटकर यहीं पर गिर रहा है और एक नई आकृति का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको फिर से याद कर लीजिए। अपर्दन से भिन्न है जो टूटी हुई चट्टान और खनिज कणों को दूर ले जाने की प्रक्रिया है। अपक्षय के कारण चट्टान अपनी जगह पर ही टूट जाती हैं, जबकि अपर्दन के कारण टूटी हुई सामग्री स्थानांतरित हो जाती हैं, जो पिछले चित्र में देखे। समझ में आ गया? इसलिए अपक्षय को भी थोड़ा सा याद कर लिए। अपक्षय और अपर्दन से पृथ्वी की सतह को लगातार परिवर्तन हो रहा है। सामान्य समय के साथ ये प्रक्रियाएं प्रभावित कर सकती हैं पृथ्वी की स्थलाकृति, मिट्टी, भूमि, महासागर में पोषक तत्व और वायुमंडल की संरचना। ठीक है, इन मूल बातों को जानने के बाद अगर अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे तो ये विषय थोड़ा आसान बन जाता है। आइए अब शुरू करते हैं प्रश्न को, उत्तर ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, भूतल के इतिहास का पुनः अध्ययन है जिसमें इसके आकार, पदार्थों व प्रक्रियाओं जिनसे यह भूतल निर्मित है का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? भू आकृति विज्ञान कहलाता है, भू आकर्षी या भू विज्ञान या भूतल विज्ञान कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? भू आकृति विज्ञान कहलाता है। क्लियर? तीसरा प्रश्न है, आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक कौन सी है? प्रवाहित जल, पवन प्रवाह, घोलीकरण, विवर्तनिकी क्रियाएं। ये तो बड़ा आसान है कि वर्षा का संबंध तो प्रवाहित जल से है। चौथा प्रश्न है, पहाड़ियां और घाटियां समतल मैदानों में किन कारणों से परिवर्तित हो जाते हैं? नदियों का अधोमुखी कटाव के कारण, नदियों के पार्श्व अपर्दन के कारण, उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहाड़ियों और घाटियों समतल मैदानों में किन कारणों से परिवर्तित होती हैं? नदियों का अधोमुखी कटाव के कारण। याद आ रहा होगा जो हम लोग नदी से बनने वाली भू आकृतियों को जब अध्ययन कर रहे थे, तो ये बड़ा विस्तार से समझा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। मोनार्ड नोक का संबंध है, मोनार्ड नोक का संबंध है पेनीप्लेन से, पेडिप्लेन से, जलप्रपात से या छिपक्रियाएं से? किनसे संबंध है? पेनीप्लेन से। तो मोनो नॉक क्या होता है? मोनोडनॉक किसे कहते हैं? नदी अपर्दन से निर्मित समतल ऊंचावाच वाले क्षेत्रों में मिलने वाले अवरोधी चट्टान के अवशेष मोनोड कहलाते हैं। कुछ याद आ रहा है कि एक समतल मैदान या समतल ऊंचावाच वाला क्षेत्र है में मिलने वाले अवरोधी चट्टान ये एक समतल है मैदान। ठीक है, यहां पर एक समतल मैदान में जो कुछ उठे उठे भाग होते हैं ना, इसी को क्या कहता है? मोनोनॉक, जो कि इंसेल वर्ग के तरीके से दिखता है ना? उम्मीद करते हैं कि ये याद आ रहा होगा आप लोगों को ये आकृति। ठीक है, उसी तरीके से समतल चोटी वाले समुद्री पहाड़ों को भी क्या कहते हैं? मोनोनॉक कहते हैं।
जो समुद्र के अंदर में कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जिनके चोटी ना ऐसे होते हैं, इसको भी जो उठे हुए हैं ये समुद्र के अंदर की आकृति है, ठीक है, जिसकी चोटी समतल मैदान के तरीके से, इसको भी मोनोड नॉक कहा जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्थलाकृति नदियों के निक्षेपण कार्य से निर्मित होती हैं? गोखुर झील, भी आकार की घाटी, जलप्रपात, यू आकार की घाटी। तो इसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में भी देखे हैं कि गोखुर झील जो होता है वो निक्षेपण कार्य से निर्मित है और बाकी सब जो है ये तीनों अपर्दन से। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रवाहित जल के युवा अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। प्रवाहित जल के युवा अवस्था में नदियों की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रवाहित जल के अपर्दन क्रिया से नदी विसर्प का निर्माण होता है। बाढ़ के मैदानों में नदियां एक धारा में प्रवाहित होती हैं। तो इसमें सही कथन को पूछ रहा है। इसमें सही कथन है पहला, प्रवाहित जल के युवा अवस्था में, जब नदी जब युवा एकदम यंग अवस्था में होती हैं तो नदियों की संख्या बहुत कम होती है और जैसे जैसे नदियां आगे बढ़ती हैं तो इनकी संख्या बढ़ती जाती हैं। जब ये युवा अवस्था में होती हैं, मान लीजिए ये कोई ऊंचाई से निकला और ये युवा अवस्था में है तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ते रहती हैं, ठीक है। लेकिन ये आगे बढ़ने के बाद जब समतल एरिया में या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो ये भिन्न भिन्न धाराओं में ऐसे ऐसे बहने लगती हैं। तो यहाँ पहला जो है वो सही साबित हो रहा है स्टेटमेंट में कि प्रवाहित जल में युवा अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां भी सही कथन को पहचानने के लिए कह रहा है, गॉर्ज कठोर चट्टान में बनता है, सही बात है। कैनियन का निर्माण कठोर आग्नेय चट्टानों वाले भागों में होता है, तो ये गलत है। नदी में नदी के युवा अवस्था में गॉर्ज एवं कैनियन नहीं बनते हैं, नहीं, वो तो शुरू अवस्था में ही बनता है, तो ये कथन भी गलत है। प्राकृतिक तटबंध एवं गोखुर झील नदी के प्रौढ़ा अवस्था में, नहीं, अभी पहले ही देखे कि ये वृद्धा अवस्था में बनता है, तो ये तीनों गलत है। तो कौन सही होगा? ये सही होगा। कौन सा? ए नंबर। गॉर्ज जो है वो कठोर चट्टान में बनता है, ठीक है। ये याद आ रहा है ना, गॉर्ज नदी के युवा अवस्था में तीव्र कटान के द्वारा गहरी सकरी घाटियों का विकास करती हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे तो ये क्लास में पूरा याद होगा कि शुरू में क्या होता है कि सर्वप्रथम आई आकार में, फिर भी आकार में, है ना, और ये जो गड्ढा बनता है काटता हुआ ये गॉर्ज कहलाता है। गॉर्ज ये क्या कहलाता है? धरती के स्थल भाग या स्थल खंड बहुत ही मंद गति से हजारों वर्षों में ऊपर उठती जाती हैं और नदी अपने मार्ग में ही बहते रह जाती हैं, जिससे गॉर्ज का निर्माण होता है। देख रहे हैं ये आकृति उठ रही है और नदी अपने मार्ग में बहते बहते इसको गड्ढा जैसा गोल सा कर दे रहा है, इसको क्या कहता है? गॉर्ज कहा जाता है। और वो कब होता है? युवा अवस्था में होता है। यहाँ पे केनियन को भी बताया गया है, कॉर्ज ही जो है बड़ा जब आकृति ले लेता है तो उसको केनियन कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न 9, इनमें से कौन चूना पत्थर के अपर्दन क्रिया से निर्मित स्थलाकृति है? किससे? चूना पत्थर से। विलयन रंध्र, भूस्तंभ, लैपिस, ए तथा सी दोनों। तो सैलो होल्स जो है वो नहीं बनता है, लेकिन हाँ बी और सी, भूस्तंभ और लैपिस जो है ये चूना पत्थर के अपर्दन क्रिया से निर्मित होती हैं। और ये घुलन जो है ये तो निक्षेपण के बाद होता है। तो अपर्दन से ये दो चीज बनती हैं, भूस्तंभ और लैपिस, जो कुछ इस तरीके से दिखता है? देख रहे हैं ना, ये स्तंभ जैसा उठ गया है और बीच में घोल घुलता हुआ भाग
ये क्या है? लैपिस कास्ट क्षेत्रों में पाया जाता है। लैपिस चूना पत्थर और अन्य कठोर चट्टानों वाली सतह पर पानी बहने से बनता है। क्लियर? और इसकी आकृति कुछ इस तरीके की होती है, याद आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, डोलाइन किस क्षेत्र में निर्मित स्थलाकृति है? डोलाइन याद आ रहा है? ये सब स्थलाकृति हैं। चूना पत्थर क्षेत्रों में, हिम नदीय क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, ए तथा बी दोनों क्षेत्रों में। तो ये ए तथा बी क्षेत्रों में, मतलब चूना प्रधान क्षेत्र में और हिम नदीय क्षेत्र में। ये शुष्क क्षेत्र में नहीं बनता है। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, याद आ रहा है? ये है चित्र, ये है डोलाइन, ठीक है ना? ये चूना पत्थर क्षेत्र है जो बीच में धंस गया भाग। ऐसा हिम नदीय क्षेत्र में भी होता है, परंतु ये शुष्क क्षेत्रों में नहीं होता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मतलब कौन मैच द पॉइंट में सही मिला हुआ है? सर्क हिम नदी अपर्दन से बनता है, सही बात है। स्टैक लेक्टाइट हिम नदी निक्षेप से, तो नहीं, ये चूना पत्थर क्षेत्र में बनता है। कंदराएं पवन से, नहीं, ये भी चूना पत्थर कास्ट क्षेत्र में बनता है। युवाला नदी अपर्दन से, नहीं, ये भी कहाँ बनता है? कास्ट क्षेत्र में बनता है। तो यहाँ पे सबसे सही कौन है? ये हिम नदी क्षेत्र में बनने वाला सार्क। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये 4 स्टेटमेंट है इसमें। गोलास्मी मृतिका के जमाओं की लंबी कटके हिमोड़, है ना, यही एक चीज है जो यहाँ पे मैच नहीं है। बाकी ये सभी सही हैं, है ना। बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक एस्कर, मतलब एस्कर एक भू आकृति है जो सड़क के तरीके से दिखता है। सी समुद्री तटरेखा पर स्थित बहुत गहरी हिमनद गर्तों में जिसमें समुद्री जल भर जाते हैं, इसको हिमानी धौत कहते हैं, सही बात है। कंघी या आरी के समान कटक को एरेट कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। प्रश्न नंबर 13 बोलता है कि एस्टोस किससे संबंधित है? ड्रमलिन से, पुलिन से, भृगु से या रोध से? तो एस्टोस जो है ड्रमलिन। ड्रमलिन एक ऐसा आकृति जो कि ऐसा लगता है दूर से देखने पर ना कि एक टोकरी है, एक मान लीजिए जैसे टोकरी है, उस पे ऐसा दूर से लगता है कि गोल गोल अंडा रखा हुआ है। इस तरीके की आकृति, धरती ऐसे गोल गोल उठती है और लगता है दूर से देखने पर कि ये अंडा रखा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? ड्रमलिन कहते हैं। और यही क्या है? एस्टोस है ना। 14वां प्रश्न है, वेलांचली प्रवाह व तरंगे सागरीय अपरदित पदार्थों को किस रूप से निक्षेपित करती हैं? पुलिन यानी कि सी बीच और रोधिकाओं के रूप में, कंदराओं के रूप में, लैगून के रूप में, स्ट्रैक के रूप में। तो किस रूप में? पुलिन यानी कि सी बीच और रोधिकाओं के रूप में। 15 इनमें से कौन पवन अपर्दन से निर्मित है? देखिए, पवन के अपर्दन से निर्मित, जो शुरू में हम बोले ना हवा से भी कोई आकृति बनती है, उनमें पेडिमेंट, बरखान, यू आकार की गाठी, बालू, टिब्बा। तो पेडिमेंट जो है वो पवन अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। ये बरखान और बालू का टिब्बा दोनों सेम चीज है जो कि पवन के निक्षेपण से बनती है। यू आकार की घाटी हिमनद से संबंधित है ना। 16वां प्रश्न है, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तरुणावस्था में, प्रथम प्रौढ़ावस्था में, अंतिम प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में? तो स्थल रूप का विकास किस अवस्था में अधोमुख कटाव मतलब तेजी से करता है? तो तरुण अवस्था में ऐसा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल में होते हैं, किस नाम से जाना जाता है? यू आकार की घाटी, अंधी घाटी, गॉर्ज या कैनियन? तो सीढ़ी नुमा खड़े ढाल में होती हैं तो अंधी घाटी। एक गहरी घाटी, अच्छा गहरी घाटी में बोल रहा है तो हाँ कैनियन सही है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया के अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती हैं? आर्द्र प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में, चूना पत्थर प्रदेशों में, हिमनद प्रदेशों में? तो अपक्षय सबसे आराम से चूना पत्थर प्रदेश में होता है। इसको हम लोग बहुत विस्तार से अच्छा से पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य लैपिज शब्द को परिभाषित करता है? लैपिज छोटे से माध्यम आकार के उथले गर्त नहीं, ऐसे भूस्थल जिनके ऊपरी मुख वृत्ताकार व नीचे से कीप के आकार में होते हैं, ऐसा नहीं, ऐसे स्थल रूप जो धरातल से जल के टपकने से बनते हैं, ये भी नहीं, अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खांच हो, हाँ बिल्कुल सही, यही है लैपिस। 20वां प्रश्न है, गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे ढाल खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सर्क कहा जाता है, पार्श्विक हिमोड़ कहा जाता है, घाटी हिमनद कहा जाता है या एस्कर कहा जाता है? इसको सर्क कहा जाता है। उम्मीद है याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो थोड़ा देख लीजिए। देखिए ये है सर्क। पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्क आधारित महत्वपूर्ण होता है तथा प्रायः प्रत्येक हिममानीकृत पर्वतीय भागों में मिलता है। यह हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है जिसका पार्श्व किनारा खड़े ढाल वाला होता है। देखने पर यह अर्धगोल रंगमंच के समान लगते हैं। इसका आकार गहरी ये जो देख रहे हैं ऐसा, ये गहरी सीट लग रहा है, माने सीट माने बैठने वाला जगह, आराम कुर्सी से मिलता जुलता है ना। सर्क प्रायः हिम से भरे होते हैं, इसी कारण इसको हिम गह्वर कहा जाता है। देखिए ये जो आकृति है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताओ बर्गश्रंड कहाँ पर है, तो देखिए ये हिम गह्वर माने सर्क से संबंधित है। और इसको अलग अलग जगहों पे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसको कि यहाँ एक लाल घेरा में रखा गया है, कोरेन हिमगवर, कोरे CW सर्क, है ना। ये अलग अलग जर्मनी में और उसमें इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपर्दन का कौन सा साधन यार्डांग का निर्माण करता है? प्रवाहित जल, वायु, हिमनद, भूमिगत जल। यार्डांग कहाँ बनता है? वायु में बनता है, वायु से बनता है और ये कुछ इस तरीके का होता है ना, हॉरिजेंटल। इसमें क्या होता है, एक सॉफ्ट रॉक, फिर हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक, फिर हार्ड रॉक, और यहां से समझिए कि हवा निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो इस भाग को छिल देता है जो हल्का चट्टान का या कमजोर चट्टान का है, और ये कठोर वाला भाग अपने जगह पर एज इट इज खड़ा रहता है, वर्टिकल तौर पर, सीधे तौर पर, है ना। इसको कहते हैं यार्डान। और जब सेम प्रक्रिया ऐसा अगर कभी होता है, उसको भी हम समझा देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ऐसे है,
अलग अलग परत में। ये हार्ड, ये सॉफ्ट है मान लीजिए, ये फिर हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक है। ठीक है। इसमें हवा जब इसको हिट करता है ऐसे, तो क्या होता है, ये इसका आकृति कुछ इस तरीके से बन जाता है कि यहां से जो ई गया तो ये उड़ गया। देख रहे हैं ना, बीच वाला भाग हट गया और ये कड़ा भाग ऐसे रह गया। इसको कहते हैं यार्डान और ज्यूगेन। क्या कहते हैं, इसको ज्यूगेन कहते हैं। तो ये अक्सर पूछा जाता है, इसको कैसे, ज्यूगेन जेड से होता है ऐसे, तो देख रहे हैं ना, ये एक दूसरे को हॉरिजन हो गया। ये ट्रिक है याद करने का। और ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड रॉक है। तो इसकी आकृति कैसे बनी, ऐसे सॉफ्ट रॉक। और ये खड़ा खड़ा हार्ड रॉक, बीच का सॉफ्ट रॉक हट गया, हार्ड रॉक ऐसे छिला, तो उसको क्या कहेंगे, यारडांग कहेंगे। और जो जुगेन कैसा होता है, इस तरीके का होता है। उम्मीद है आप लोग को याद आ रहा होगा सब। चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे टपकता या लटकता है, क्या कहलाता है, पोलेस कहलाता है, एस्टेलाइट कहलाता है, स्टेगमाइट कहलाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं कहलाता है। तो बी स्टेलेक्टाइट कहलाता है। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके का आकृति बनता है। चूना पत्थर क्षेत्रों में कंदराओं से नीचे जल टपकता रहता है। ठीक है। जल में चूना तथा अन्य तत्वों का मिश्रण होता है। जल के टपकने पर उनमें उपस्थित तत्व वहीं कंदरा की छत में चिपके रह जाते हैं। यह क्रिया लंबे समय तक चलती है, जिसे कंदरा की छत के नीचे से तरफ एक लटकते हुए स्तंभ के निर्माण होता है, जिसको स्टेक्लेटाइट कहते हैं। इस चित्र में ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो एक साधारण सी बात समझिए। एक मान लीजिए एक चूना पत्थर का कंदरा वाला क्षेत्र है भूमिगत जल के अंदर में। इसमें घुलन क्रिया चूना प्रधान क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, ये रहा, ये चूना प्रधान क्षेत्र मान लीजिए, ये कंदरा है। ठीक है। इसमें क्या होता है, चूना पदार्थ अन्य तत्वों के साथ मिश्रण होता है और जल में टपकने के लिए, तो कुछ भाग ना ऐसे लटका लटका दिखता है। ये जो बीच का भाग बह गया और ये लटका हुआ दिखता है हार्ड। देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं स्टेगलेटाइट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 23 प्रश्न पे। एक सकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है, रिफ्ट घाटी कहा जाता है। ठीक है। जल के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको फियोर्ड कहते हैं। इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, हिमानी से, नदी से, पवन से या भूमिगत जल से। तो इंसेलबर्ग नामक जो स्थलाकृति है वो पवन के द्वारा बनाई जाती है। 26वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी जो डेथ वैली कहलाता है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो वो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। 27वां क्वेश्चन है, प्लाया प्लाया किन क्षेत्रों की प्रमुख स्थलाकृति है, तो प्लाया मरुभूमियों क्षेत्रों की भू आकृति है। ये कलर
भूमि या क्षारीय क्षेत्र इनमें से किससे संबंधित है? तो प्लाया से संबंधित है। इसको दोनों प्रश्नों को थोड़ा हम लोग डिटेल में यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, ये है प्लाया। प्लाया शुष्क और अर्ध शुष्क यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र जिसका में आंतरिक रेगिस्तानी घाटियों तथा तटों के समीप पाए जाने वाले सपाट तट वाले अवसाद समय समय पर पानी से ढके रहते हैं, जो धीरे धीरे भूजल प्रणाली में फिल्टर हो जाता है या वायुमंडल में उड़ जाता है, वाष्पित हो जाता है। ठीक है, जिससे अवसाद के जल और किनारों के आसपास नमक, रेत और कीचड़ का जमाव हो जाता है। इसी को कहते हैं प्लाया। इसको और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। प्लाया पर्वतों या पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अफवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही प्लाया कहलाती हैं। और जो प्लाया है, जो मैदानों में बताया ना, ये लवण जो भर जाता है, जो कीचड़, उसको क्या कहते हैं? कल्लर भूमि कहते हैं, जो पिछले प्रश्न में आपसे पूछा गया था। ये इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कर लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सही सुमेलित है? देखिए, प्लाया लिखा गया है, छत्रक पवन लिखा गया है, गुहा लिखा गया है और पद स्थली लिखा गया है। अब पूछ रहा है कि इसमें सब सही कौन है? तो इसमें सबसे सही ए नंबर है, प्लाया, जो अभी हम लोग पिछले में देखे। मरुभूमियों में वह समतल क्षेत्र जहां पर पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है उसको उथली जल झीलें कहते हैं। पवन छत्रक जो लिख रहा है ये गलत है कि पवन की दिशा में एक अस्थायी प्रवाह से चट्टानों में अपक्षय जनित पदार्थों से अपसंगठित होती हैं, तो अपक्षय नहीं, अपर्दन से होता है। गुहा मरुस्थल में अधिकांश चट्टानों में पवन अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती हैं और कुछ चट्टानें प्रतिरोधन पतले में ऊपरी भाग में विस्तृत हो जाती हैं, जो गोल टोपी के आकार में होते हैं। इसको गुहा कहते हैं। ये भी गलत है, तो देख लीजिएगा, इसमें सिर्फ से एक ही सही है। अगला प्रश्न है 30, इनमें से कौन सा कथन स्पीट के बारे में सही है? स्पीट एक भू आकृति है और ये ऐसा है। देखिए, ऐसी रोधिका है जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो। कैसा? देखिए, इस चित्र के हिसाब से देखिए, ये है स्पीट। देख रहे हैं, ये समुद्री तरंग के निक्षेपण से बनने वाला चीज है जिसमें रोधिका इस तरीके से बनता है, और ये जो जुड़ा हुआ भाग है इसी को कहते हैं स्पीट। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। स्पीट, जब रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ा जाता है तो इन्हें स्पीट कहा जाता है। शीर्ष स्थल से एक सिर जुड़े ने पर भी स्पीट विकसित होती है। ये चीज, ये जो जुड़ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी कार्य से है? जलप्रपात, बरखान, भी आकार, गोपुर झील। तो सॉरी, ये नदी से संबंधित नहीं पूछा जाता। जलप्रपात का संबंध है नदी से, गोपुर का भी है, भी आकार का है, बरखान पवन से बनता है। ठीक है, तो बरखान को हम लोग देख ही लेते हैं। बरखान क्या है? वायु निक्षेप से निर्मित होता है। किससे? है ना, यह निर्मित यह अर्धचंद्राकार होता है। कैसा? इस तरीके का। इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अच्छा से। नोट्स में तो खैर अवेलेबल आप लोगों को पहले भी करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हिम नदी या पर्दन से निर्मित आकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? हिम नदी से, देखिए नूनाटक। इसको भी देखिए एक्सप्लेन कर देते हैं इस तरीके से। ये है नूनाटक। इसको ठीक से आराम से पढ़िएगा। इसकी आकृति के बारे में लिखा गया है कुछ इस तरीके से। विस्तृत हिम क्षेत्र या हिम नदों के बीच ऊंचे ऊठे टीले जो कि चारों तरफ से हिम से यानी कि बर्फ से घिरा होता है, नूनाटक कहा जाता है। नूनाटक क्षेत्र हिम क्षेत्र या हिमनद की विशाल हिम राशि के बीच बिखरे हुए द्वीप के समान लगते हैं। इसी कारण से नूनाटक को हिमांतर द्वीप भी कहा जाता है। क्लियर? और ये श्रिंक पूंछ है, वो भी एक्स्ट्रा है। अगले आगे में कोई प्रश्न मिलेगा उसमें ये काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। बरखान, अभी देखे, ये देखे ना बरखान, अभी हम लोग ये इस तरीके से देख रहे हैं ना, यही है बरखान। किससे बनता है बरखान?
पवन से बनता है। गोखुर झीलों का निर्माण होता है नदी द्वारा वृद्धावस्था में। ये पहले भी हम बताए हैं, इसको थोड़ा सा याद कर रहे हैं। नदी जब ऐसे सर्पिला का आकृति में बहता है ना, तो बहते बहते क्या होता है कि जब ये बूढ़ा होने लगता है, नदी एकदम सुस्त पड़ने लगता है समतलीय क्षेत्र में, तो ये भाग और ये भाग जैसे मिलकर आपस में ऐसे मिल जाता है और यहाँ पे निक्षेपण होने लगता है। इतना सीधा होने लगता है कि बाद में ऐसा लगता है कि नदी ऐसे सीधा बह रहा है और यहाँ पे एक भाग ऐसे गोल सा झील नुमा आकृति में बन जाता है। उसको ही कहते हैं गोखुर झील। उम्मीद करते हैं याद आ गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है 35। गॉर्ज का निर्माण होता है कठोर चट्टानों में। जब नदी एकदम शुरुआती दौर में होता है, नदी को काटते हुए गॉर्ज, ये पहले भी हम लोग देखे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिमनद के कार्य से संबंधित है? तो जलप्रपात नदी से, सर्क नदी हिमनद से, टिब्बा और रोधिका। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिमनद के कार्य से संबंधित है? नदी के कार्य से संबंधित है सर्क। निम्नलिखित में से कौन सा पवन अपर्दन द्वारा नहीं बनता है? अपर्दन, पवन अपर्दन द्वारा नहीं बनता है, तो वो गारा बनता है, जुबेन बनता है, बालू का स्तूप भी बनता है, भू स्तंभ नहीं बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा पवन अपर्दन द्वारा नहीं बनता है? अच्छा, ये गारा तो पवन अपर्दन से बनता है, जुगेन भी बनता है, भूस्तंभ भी बनता है, बालू का स्तूप अपर्दन से नहीं निक्षेपण से बनता है। यहाँ पे इसको काट दीजिएगा, ये गलत लग रहा है। सर्क बनता है भू आकृति हिमनद के कार्य से। ठीक है, अगला प्रश्न है चट्टान का टूटकर अपने स्थान पर, ये तो हम लोग पहले भी करे, जो अपने स्थान पर टूट कर गए उसे अपक्षय कहते हैं। गुफाओं की रचना किस क्रिया द्वारा होती है? ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जल योजन या घोलीकरण? तो कार्बोनेटीकरण से गुफाओं की रचना होती है। अगला प्रश्न है किस हिमानीकृत भू आकृतियों में तोड़ने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है? भेड़ पीठ चट्टान में, एस्कर में, ड्रमलिन में, श्रृंग व पूंछ में? तो भू आकृति में तोड़ने की क्रिया होती है भेड़ पीठ चट्टान में, कुछ इस तरीके को, है ना। भेड़ पीठ चट्टान कैसे देख रहे हैं, ये छिल रहा है जो चट्टानी भाग को, डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट ऐसे चल रहा है और ये इसको छील रहा है, यही है, इसको स्क्रैचेस कहते हैं। और ये ऐसे ऐसे गिरता है, इसे ये पेडास्ट्रल झील बन जाता है। ठीक है, अपक्षय के प्रमुख अभिकर्ता के रूप में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं? तो अक्षय, पवन, ताप, सागरीय लहरें, नदियां। तो ताप जो है सबसे इंपॉर्टेंट है अक्षय के लिए। मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं। तो पेडोलॉजी क्या है? मृदा के स्टडी को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृदा निर्माण के कारक में अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं? मूल पदार्थ को, जैविक क्रियाओं को, समय को, उपरोक्त सभी को? तो सभी हैं। मलबा अवधाव एवं भूस्खलन जैसी घटनाएं प्रायः कहाँ घटित होती हैं? तो ये ऐसे चीजें हिमालयी क्षेत्रों में होती हैं, मलबा अवधाव और भूस्खलन। अगला प्रश्न है मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? इसको तीव्र प्रवाही बृहद संचलन में सम्मिलित किया जाता है।
चट्टानों का सिलिका से अलग होना क्या कहलाता है? चट्टानों का सिलिका से अलग होना डिसिलिकेशन कहलाता है। ठीक है, समय को बचाने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को क्या कहा जाता है? तो तल संतुलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म लावा दरार की सहायता से धरातल के ऊपर आ जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? धरातल के ऊपर क्या आता है? ज्वालामुखी आता है। 49वां क्वेश्चन है, रासायनिक अक्षय का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, भूस्खलन के प्रकारों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो मलबा अवधाव को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से हम लोग आज 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म और प्रोसेस के चैप्टर से। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन को अगले क्लासेस में हम लोग फिर से इंटर के भूगोल में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, सब्बा खैर, बाय बाय। मिलते हैं जल्दी ही अगले क्लास में।